नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय विज्ञान। विज्ञान में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और प्लास्टिक। संश्लेषित का मतलब होता है मानव निर्मित, जिसे संश्लेषित किया गया हो। ठीक है, संश्लेषित मतलब जो मानव बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। और प्लास्टिक, आप सबने प्लास्टिक देख रखा है, तो कौन कौन से प्लास्टिक होते हैं, उसके गुणधर्म क्या होंगे, संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं और उनके गुणधर्म क्या है वो हम देखेंगे। अब रेशे जिससे धागे बनाते हैं, आपने अध्याय 7 में पढ़ा था, मतलब कक्षा 7 में पढ़ा था ना। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। पोशाक मतलब कपड़े, जो कपड़े आप पहनते हो वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक से, कपड़ों से। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों के बनाए जाते हैं। और ये जो कपड़े या तो वो प्राकृतिक तौर पर जैसे ऊन, रेशम जो हमें मिलती है, या कृत्रिम उनसे मिलकर बने होते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते? तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ऊन हो गई, है ना, रेशम हो गया। रेशों का उपयोग विविध प्रकार के घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है वस्तु का नाम साड़ी किससे मिलती है, रेशम से। प्राकृतिक सिल्क जो हमें मिलता है, रस्सी है, नायलॉन की बनी होती। कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम जो मानव निर्मित करता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम। ब्रश नायलॉन से। स्वेटर प्राकृतिक जंतु रेशा है। फिर ये क्या है आपकी बाती, रुई या प्राकृतिक रेशे से। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि हमें पौधों से अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। देखो, अब इसका नाम संश्लेषित क्यों है या मानव निर्मित क्यों? क्योंकि उन्हें कौन बनाता है, मनुष्य। तो आपसे पूछा जाए संश्लेषित रेशे की परिभाषा, तो आप लिखोगे संश्लेषित रेशे वे होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अब उसके बाद है संश्लेषित रेशे क्या है। अब संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपने माला देखी, देखो बच्चों, यहाँ जो एक धागे के अंदर क्या होती है, पिरोई जाती है। ठीक है, चित्र 3.a में देखा। 3.b में देखो, कुछ इस तरह के क्लिपों से भी हम श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है, क्या दोनों में कोई समानता है? इन दोनों में क्या समानता है? तो देखो बेटा, पहला है मनके वाली। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बड़ी एक श्रृंखला बनाता है। अब एक छोटा मनका, एक छोटा सा रेशा था, उससे ये सारे ऐसे जुड़ के क्या हो गई, एक माला बन गई। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होती है। और वो क्या होती है, एक रासायनिक पदार्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संश्लेषित रेशे मानव निर्मित होते हैं। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर क्या होती है, एक कल इकाई मतलब एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। तो ये जो छोटी छोटी इकाई है बच्चों, वो बहुत बड़ी इकाई में बदलती है। जैसे एक छोटा मनका था, वो इकट्ठे होकर एक बड़ी माला बन गई, वैसे। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉली अथवा तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग या इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। जैसे हमने देखा ना, ये मनका वाला, ये क्लिप वाला, तो ये एक छोटी इकाई है, इसको हम बार बार दोहरा रहे तब ये माला और बनी ना। तो पॉलीमर का अर्थ क्या होता है, बहुत सारी इकाइयों को क्या करना, बार बार जोड़ना। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। देखो, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कि रुई जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। अब है आपका संश्लेषित रेशों के प्रकार। हमने देख लिया संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, अब उसके प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक एक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय मतलब छुपा कर रखा था कि भई है ना, रेयॉन से रेयॉन से भी हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। हमने देखा ना कि प्राकृतिक रेशम जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। जो रेशम, जो सिल्क होता है, उसका कपड़ा इतना अच्छा होता है कि लोगों, भले ही वो महंगा था फिर भी उसको लेते थे। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए और रेशम को क्या कृत्रिम रूप से बनाने का अब क्या किया गया, प्रयास किया गया।
19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। फिर उन्होंने क्या किया, जब 19वीं शताब्दी थी, अभी कौन सी चल रही है 21वीं, तो 19वीं शताब्दी के अंत में जो वैज्ञानिक थे उनको रेशम, कृत्रिम रेशम बनाने में क्या हुई, सफलता मिली। रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में उनको अब रेशम के समान ही उन रेशों के गुण थे। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया। काष्ठ लुगदी मतलब जो लुगदी का मतलब होता है, आपने देखा है कागज को गीला करके लुगदी बनाते हैं, ऐसे काष्ठ लुगदी मतलब लकड़ी की लुगदी बनाकर। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया और उसको क्या नाम दिया, रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त है, क्यों, क्योंकि लकड़ी प्राकृतिक है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा भी जा सकता है, जैसे रेशम को करते थे। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। तो ये जो रेयॉन है उसको यदि हम कपास से मिले तो अपने बिस्तर पर जो बेडशीट बिछाते हो ना, उसके जैसी बन जाती है, या ये जो आपको गलीचा दिख रहा है ये कालीन, इसको भी बनाया जा सकता है। तो समझ में आया। तो प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा था, रेयॉन, लेकिन उसमें प्राकृतिक स्रोत था। लेकिन पूर्णतः मानव निर्मित जो रेशा था वो कौन सा था, नायलॉन। तो दूसरा आपका प्रकार क्या है, नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया था। तो आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से बिना प्राकृतिक रेशे से या किसी और से किए बिना पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो आपको लिखना है नायलॉन। क्या लिखोगे बच्चों आप, नायलॉन। आया समझ में। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। अब इसका निर्माण आपसे पूछा नायलॉन का निर्माण किससे किया जाता था, आप लिखोगे कोयला, जल और वायु से। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। प्रत्यास्थ मतलब उसकी खींचने की क्षमता बहुत अच्छी थी, टूटता नहीं था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। अब ये कैसा था, चमकीले रंग का था और धुलने में बहुत आसान था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है, क्या उसमें इतनी शक्ति है? हम इससे नायलॉन, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। तो देखो, हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे हमने जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला जिसे कहते हैं, पर्दे आदि का उपयोग हम करते हैं। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन सभी वस्तुएं किसकी बनी होती है, नायलॉन की। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। देखो ये दिखाई दे रहा है, तो ये इतना प्रबल है ना, इसकी प्रबल और प्रत्यास्थ क्षमता कि ये मानव के वजन को भी उठा सकता है। इससे देखो ये पर्वतारोही और इसका उपयोग करते हैं। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से प्रबल होता है, इससे अधिक। देखो इस्पात का जो आपके तार उपयोग में लेते हैं उससे भी ज़्यादा क्या होता है, इसकी प्रबल क्षमता होती है। आया समझ में यहाँ पर। उसके बाद आपका तीसरा आता है पॉलीएस्टर और एक्रेलिक। तीसरा आपका कौन सा है, पॉलीएस्टर और एक्रेलिक। पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। आपने कॉटन के कपड़े देखे बच्चों, उसमें ना सिलवटें पड़ती हैं, लेकिन पॉलीएस्टर और जो एक्रेलिक है उसमें सिलवटें मतलब ऐसे ऐसे सल नहीं पड़ते कपड़ों में। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी। इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़े। आपने लोगों को सुंदर पॉलीएस्टर कमीजें और अन्य परिधान मतलब कपड़े पहने अवश्य देखा होगा। टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। उसमें से एक सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है टेरेलिन। ये कपड़ों की किस्में हैं। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिसे फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, टेरेलिन, जो आपका एक पॉलीएस्टर है। पॉली और एस्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आपके पैट, PET, पैट, पॉलीइथिलीन टरथैलेट इसका पूरा नाम है। एक बहुत सुप्रसिद्ध प्रकार का पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद के निर्माण में किया जाता है। तो देखो पॉलीएथिलीन टरथैलेट का उपयोग हम इन सब चीज़ों के लिए करते हैं और टेरेलिन का कपड़ों में। चारों ओर दृष्टि घुमाकर और पॉलीएस्टर से निर्मित वस्तुओं की हमें सूची बनाती है, तो आप बना सकते हो। अब देखो पॉलीएस्टर किससे मिलकर बना होता है, पॉली और एस्टर।
वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। एस्टर क्या है? एक रसायन, उसकी बहुत सी इकाइयों की पुनरावृत्ति करके पॉलीएस्टर बनाते हैं। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। अब एस्टर क्या है बच्चों? फलों के अंदर आपने देखा है ना, सेब की अलग होती है, संतरे की अपनी खुशबू अलग होती है, वैसी जो उनको अपना गंध देती है। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से जाने जाते हैं। पॉलीएस्टर से बनाने वाले कपड़े, जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास कॉट कपास, वुल मतलब ऊन, तो ऊन और पॉलीएस्टर का मिश्रण है। आया समझ में? हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। आप स्वेटर जो पहनते हो, क्या आपको पता है कि वो ऊन से ही पूरी तरह बना होता है? नहीं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते। कौन सा होता है? पॉली वुल, उसके जैसा ही दिखाई देता है। ये एक अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है, जिसे अब क्या कहते हैं? एक्रेलिक। क्या कहा जाता है? एक्रेलिक। प्राकृतिक रेशों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, इसलिए एक्रेलिक से बनी वस्तुएं सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि ये रसायन से बनाई जाती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं, पहुंच के भीतर होते हैं, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। अब हम अगर है ना इसको करते हैं क्रियाकलाप 3 पॉइंट जो आपका था 6 में कक्षा 7 में, तो हमने उसमें संश्लेषित रेशों को जलाया है। तो कैसा होता है करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशे से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको गर्म करने पर वो जल्दी पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशे का एक हानिकारक गुण है। क्यों? क्योंकि आग लगने पर वो पिघल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, और प्राकृतिक रेशे इतने जल्दी जलते नहीं हैं। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है, पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आया समझ में? देखो, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन कहलाते हैं। ये विविध प्रक्रमों द्वारा किए जाते हैं। अब हमारा देखेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है। वर्षा मतलब बारिश का। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? तो हम संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं और इन्हें परिधान सामग्री के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते तो हम क्या करेंगे? है ना, पॉलीएस्टर से बने हुए किसका उपयोग करेंगे? जैसे देखो यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? पॉलीएथिलीन टेरेथिलीन। इससे हम छाता वाता भी बना सकेंगे, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? जल्दी सूख जाते हैं। अब ये क्यों लोकप्रिय है संश्लेषित रेशे? इसके गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म है कि ये जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और ये क्या होता है बच्चों? इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? उपलब्ध कर सकते हैं, और रख रखाव में सुविधाजनक है। और ये रख रखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप आप कर सकते हैं और स्वयं उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं या वो सूखने में कम समय लेते हैं? तो यह क्रियाकलाप हमने देखा। तो बच्चों क्या होता है कि वो क्या होता है? जल्दी इसलिए सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वो रसायन के बने होते हैं, तो जल का इतना अवशोषण नहीं करते हैं। अपने माता पिता इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना, टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में आपको उनसे जानकारी लेनी है। आया समझ में? तो आज हमने पढ़ा बच्चों संश्लेषित रेशों के बारे में, उसके प्रकार और उसके गुणधर्म। अब हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? संश्लेषित रेशों के अलावा हम यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।